दोस्तों 18 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। ये लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये दोस्तों हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। ओके, इससे पहले मैंने आपको 2 अंकी वाले कवर करा दिए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 3 नंबर वाले कंप्लीट हो जाएंगे। 4 नंबर वाले रह जाएंगे तो आगे मैं आपको कवर करा दूंगा। इसके साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आप अपने हिसाब से तैयार करते जाइएगा और जो मुझसे होगा मैं कवर आपको कराते जाऊंगा। तो आप क्या है वीडियो देखना चाहते हैं क्रम से, तो 12th बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, कुछ ही मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यानी हमें क्या है, थोड़ी बहुत मेहनत से हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। हमें क्या है, जी तोड़ जितनी हमारे अंदर जान है पूरी जान झोंक देना है आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यानी आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, तभी आप क्या है अपना फुल स्कोर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निर्देशन के तत्वों का वर्णन कीजिए। निर्देशन के 3 आपको तत्व बताने हैं, तो पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण और संदेशवाहक या संप्रेषण, ये है निर्देशन के तत्व। ओके, कम समय रह गया है, इन सभी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन आपको तैयार करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों मेन आपको उनकी पॉइंट याद होना चाहिए, मेन आपको पॉइंट उनकी हेडिंग याद होनी चाहिए और बाकी की थ्योरी को आपको पढ़ना है और समझना है। थ्योरी को पढ़ना समझना है, बाकी पॉइंट तो आपको एकदम रटे होने चाहिए। तो निर्देशन के तत्व पूछे जाए तो पर्यवेक्षण होता है, अभिप्रेरण होता है और संदेशवाहक। बाकी हमने पर्यवेक्षण को दोस्तों मैंने आपको अलग से बताया था, 2 नंबर में कवर किया था, वैसे भी नॉर्मल बताया था। अभिप्रेरण का मतलब क्या, मोटिवेशन वाले काम जैसे स्वेच्छा, जोश, पहल, विश्वास व संतुष्टि के कार्य हेतु उन्हें प्रेरित करने से है। और संदेशवाहक या संप्रेषण से क्या मतलब है, सूचनाओं, तथ्यों, अनुमानों, भावनाओं का विनिमय से है। नेक्स्ट, संप्रेषण के तत्व अंग लिखिए। तो संप्रेषण के तत्व अंग कौन से हैं, संवाददाता व संवाद, माध्यम, संवाद प्राप्त करता, ये आपके संप्रेषण के तत्व। संवाद, माध्यम, संवाद प्राप्त करता, तो संप्रेषण के तत्व हो जाते हैं। अब सिंपल आपका रहने वाला यहाँ सॉल्यूशन, जितना आपको जिस तरीके से एग्जाम में लिखना चाहिए उस तरीके से मैंने यहाँ सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, नियंत्रण की किन्हीं 3 आधुनिक तकनीकों का वर्णन करना है। नियंत्रण की 3 आधुनिक तकनीक कौन सी है, लागत नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, लागत नियंत्रण किस प्रकार से। अब यहाँ मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, कम टाइम है, इसलिए मैं आपको क्या केवल क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ और मेन पॉइंट आपको फोकस करते जा रहा हूँ। वीडियो को पुश करके आपको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेते हैं तो आपको नॉर्मल समझ में आ जाएगा। और वित्तीय नियंत्रण, नेक्स्ट है आपका किस में, और यह गुण नियंत्रण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं या लक्षणों को लिखिए। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली की विशेषता क्या क्या होना चाहिए, पहले ये सरल होनी चाहिए। वह नियंत्रण प्रणाली अच्छी मानी जाती है जो सरल और तथा प्रबंध के कर्मचारी उसे आसानी से समझ सकें। फिर कम खर्चीली होनी चाहिए। वह नियंत्रण प्रणाली बहुत अच्छी मानी जाती है जो कम खर्चीली होती है, जिसमें कैसे कम लगते हैं। फिर लचीलापन, वह नियंत्रण प्रणाली अति उत्तम होती है जो लचीली होती है, जिसमें समय व परिस्थितियों के अनुसार क्या परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट, वित्तीय प्रबंध के 3 उद्देश्य। ये वाला क्वेश्चन आपका भी आपके एग्जाम में आया था 2025 में, तो कम चांस है, बाकी पढ़ के रखना है। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य होता है न्यूनतम लागत पर पर्याप्त वित्त की प्राप्ति, अधिकतम लाभ अर्जित करना और अधिकतम क्या है, पर्याप्त दर प्राप्त करना। यह है वित्तीय प्रबंधन के 3 उद्देश्य। नेक्स्ट, एक आदर्श वित्त योजना के 3 लक्षण बताइए। आदर्श वित्त योजना के लक्षण क्या हो सकते हैं, मितव्ययिता होनी चाहिए, फिर उद्देश्यों का अनुरूप होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए। वित्तीय योजना में केवल तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में ही नहीं रखा जाना चाहिए, अब तो भाषी वित्तीय आवश्यकताओं का पूरा अनुमान लगाकर एक व्यापक योजना भी बनानी जानी चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस क्वेश्चन के आने के, औपचारिक संगठन के 3 लाभ। पहले ही बता चुका हूँ ओके, पहले की वीडियो में, कि औपचारिक अनौपचारिक संगठन है उससे संबंधित जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो आपको औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है, औपचारिक संगठन के दोष, अनौपचारिक संगठन के दोष, औपचारिक संगठन के लाभ, अनौपचारिक संगठन के लाभ अच्छे से तैयार करके रखिएगा। इस साथ ही औपचारिक अनौपचारिक संगठन में अंतर, जितने टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको तैयार करके रखना है। बाकी अगर मेरे साथ आप क्वेश्चन तैयार किए, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तैयार किए, तो हर प्रकार के लगभग आपके क्वेश्चन क्या है, कवर हो जाएंगे। तो औपचारिक संगठन के लाभ हैं, संघर्ष का अंत होता है। औपचारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित होते हैं, अतः इनमें क्या है, टकराव की संभावना नहीं होती है। और उद्देश्यों की प्राप्ति, इसमें सभी बातें एवं शर्तें स्पष्ट रहती है, इसलिए संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होती है। तो विशिष्टीकरण का लाभ, औपचारिक संगठन में श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है, अतः इसमें विशिष्टीकरण के सभी लाभ हमें क्या प्राप्त होते हैं। अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर आपको बताना है। तो अधिकार और उत्तरदायित्व में क्या अंतर होता है, कि अधिकार का आशय निर्णय लेने की उस शक्ति से है जिससे अधीनस्थों को नियंत्रित किया जाता है। उत्तरदायी से आशय उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ को सौंपे जाने वाले कार्य से होता है। अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि उत्तरदायित्व में का प्रवाह क्या नीचे से ऊपर की ओर होता है। ऊपर से अधिकार में ऊपर से नीचे की ओर, उत्तरदायित्व में प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। अधिकार शक्ति के रूप में होता है, जबकि उत्तरदायित्व कर्तव्य के रूप में होता है। नेक्स्ट है, किन्हीं 3 अमौद्रिक अभिप्रेरण का उल्लेख करना है। अमौद्रिक यानी
हम अभी मैं कई बार आपको समझा सकता हूँ मौद्रिक अभिप्रेरण अमौद्रिक अभिप्रेरण, पहले मैं वीडियो में आपको अंतर बताया था। ओके, तो मौद्रिक यानी जिसमें हम अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, मौद्रिक यानी पैसे, पैसे के माध्यम से अगर हम कर्मचारी को मोटिवेट कर रहे हैं तो मौद्रिक अभिप्रेरण। अमौद्रिक अभिप्रेरण यानी बिना पैसे के हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। अब बिना पैसे के मोटिवेट करने वाली कौन कौन सी हैं ऐसी क्रियाएं? तो पहले कार्य सुरक्षा, अगर क्या कर्मचारी होते, जैसे आपको सरकारी कर्मचारी होते तो उनकी कार्य सुरक्षा होती है कि हाँ इन्हें क्या है काम यहाँ करना ही है। इसलिए सरकारी जॉब में क्यों चाहते हर विद्यार्थी, हर लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि सरकारी अगर जॉब आपकी लग जाती तो आपका ये है कि आपकी उम्र 60 साल तक आपको क्या है जॉब में कोई आपको मतलब आपकी क्या है फिक्स होगी, आपकी सैलरी आना ही आना है और आपको इतनी आसानी से जॉब से नहीं निकाला जाएगा। इसके साथ ही तो कार्य सुरक्षा एक अमौद्रिक अभिप्रेरण है। तो कार्य सुरक्षा आपका क्या है अमौद्रिक अभिप्रेरण के अंतर्गत जाएगा। जैसे कार्य संतुष्टि भी अमौद्रिक अभिप्रेरण है और पदोन्नति भी अमौद्रिक अभिप्रेरण के अंतर्गत जाएगा। बाकी आप पदोन्नति के बारे में जानते हैं, कार्य संतुष्टि, उस कार्य सुरक्षा भी आप समझ गए हैं। तो बस आपको मेन क्या याद रखना है, अमौद्रिक अभिप्रेरण में आते हैं कार्य सुरक्षा, कार्य संतुष्टि और पदोन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरण की 3 विशेषताओं या लक्षणों को लिखिए। अभिप्रेरण की क्या क्या विशेषताएं होती है, मोटिवेशन की क्या विशेषता है? तो अभिप्रेरण की विशेषता में ये अंतरंग और निरंतर प्रक्रिया होती है, प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य होता है और संपूर्ण व्यक्तित्व अभिप्रेरण होता है। यह अभिप्रेरण की विशेषता। अभिप्रेरण क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है और ये प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही ये संपूर्ण व्यक्तित्व को क्या अभिप्रेरित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बजटीय यानी बजट नियंत्रण से क्या है, स्पष्ट कीजिए। हुए 3 महत्व बताना है। पहले आपको बजट नियंत्रण का आशय बताना है और फिर बजट नियंत्रण के महत्व या लाभ बताना है। तो बजट नियंत्रण बजट अनुमानों तथा वास्तविकता परिणामों से तुलना करने वाला प्रतिक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बजट अनुमानों तथा वास्तविक कार्य निष्पादन के बीच विचलनों का पता लगाना है तथा उनके कारणों को दूर करना होता है। मैं बजट नियंत्रण की महत्व आपको बताने हैं। तो ये बजट नियंत्रण की महत्व दी है, तो इन्हें भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बजट नियंत्रण भविष्य के लिए पहले से विचार को प्रोत्साहन करता है। यह साधनों के कुशल और विवेकपूर्ण का उपयोग में सहायक होता है। बजट नियंत्रण यानी जैसे हम भी जब क्या है देखते हैं कि हमारे महीने भर में खर्चा कितना है, इतने 10,000 रुपये हमारे महीने भर का खर्चा होने वाला, राशन पानी का और सबका। ओके, तो हम क्या है पहले से निर्धारित कर लेते हैं कहाँ में पहले इतना खर्च करना है, ये इतना जाएगा। ओके, और पैसे की व्यवस्था कहाँ होगी। तो ये हम क्या करते हैं, ये बजट का अपने नियंत्रित कर रहे हैं। ओके, अपने भविष्य में जो खर्चे होने वाले हैं इस बार से आप इसे समझ सकते हैं। इनको क्या आप कनेक्शन करिएगा अपने लाइफ से तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, और जब समझ में आ जाएगा तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। इससे नियोजन में निश्चितता को प्रोत्साहन मिलता है एवं समन्वय तथा सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ ही ये उपक्रम की विभिन्न गतिविधियों पर व्यापक नियंत्रण स्थापित करने में क्या सफल होते हैं। नेक्स्ट नियंत्रण के महत्व को समझाइए। ये भी आपका अभी 2025 में क्वेश्चन था। ओके, कम चांस है आपके आने के, पढ़ के आपको रखना है। नियंत्रण के क्या महत्व होती है? तो अभिप्रेरण का साधन है। नियंत्रण क्या है? अभिप्रेरण का साधन है। जोखिम से सुरक्षा में प्रदान करता है नियंत्रण। इसके साथ ही अपव्यय को क्या रोक होता है। नियंत्रण से अपव्यय को रोका जा सकता है, जिससे लागत में कमी आने के साथ साथ साधनों की सही उपयोग भी होता है। फिर स्थायी पूंजी का अर्थ बताते हुए किन्हीं 2 स्रोतों के वर्णन करना है। ये भी आपका भी एग्जाम में पूछा गया था 2025 में। तो स्थायी पूंजी क्या है? स्थायी पूंजी वह पूंजी है जो स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, फर्नीचर आदि से विनियोजित होती है। ये संपत्तियां दीर्घकाल तक तथा निरंतर लाभ अर्जन करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब स्थायी पूंजी के स्रोत क्या है? तो अंशों का निर्गमन होता है, लाभों का पुनर्वियोजन होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी इनको एक बार बस नॉर्मल पढ़ लीजिएगा क्योंकि कम चांस इनके आने के। नेक्स्ट, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई 3 तत्वों का वर्णन कीजिए। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो लाभ की मात्रा, फिर लाभांश की प्रकृति और भावी वित्तीय आवश्यकताएं। ये आपके दिए हैं लाभ निर्णय को प्रभावित करने वाले 3 तत्व। मैंने आपको पहले पॉइंट करना है, तैयार करना है, फिर इनको एक बार थ्योरी को पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ओके, समझ कर फिर अपने हिसाब से आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या कीजिए। संगठन प्रक्रिया के चरण कौन सा? पहला है कार्यों का निर्धारण करना, दूसरा है क्रियाओं का विभाजन एवं वर्गीकरण करना, तीसरा है कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन। ये है आपके संगठन प्रक्रिया के चरण। तो इन्हें आपको क्या अच्छे से तैयार कर लेना। कार्यों का निर्धारण करना, ओके, इसके क्रियाओं का विभाजन एवं वर्गीकरण करना, कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन, ये संगठन प्रक्रिया के चरण। नेक्स्ट है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन में अंतर। और इसी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो अगर इस बार से भी आप क्वेश्चन आ सकता है कि औपचारिक संगठन की विशेषताएं लिखी तो ये पॉइंट बता दीजिएगा, अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं तो ये पॉइंट भी आप इस बार से लिख सकते हैं। तो औपचारिक संगठन क्या है? इसका निर्माण अधिकारों के भारणपण के कारण होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का निर्माण क्या होता है? पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण होता है। जो औपचारिक संगठन इसका निर्माण तकनीकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन इसका निर्माण सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। औपचारिक संगठन में इन संगठनों का आकार क्या बड़ा होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का आकार क्या है? छोटा होता है।
तो अच्छे से आपको तैयार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस प्रकार से हमने क्या है कुछ और जो 3 नंबर वाले देखे थे क्वेश्चन रह गए थे उनको कवर कर लिया है। हमारे 3 अंक वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं सॉल्यूशन के साथ। हमारे रह जाते हैं 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, तो अब हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से भी लाइक सब्सक्राइब जरूर दिए, इसके साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।